तुम चिंता मत करो, हल्का फुल्का तैयार करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये आ गई तुम फिर कहाँ बैठोगी? चाहे इधर बैठ जाओ, चाहे इधर, कहाँ आधे चलिए तुम आ गए जो तुम्हारी सीट भी पड़ी। कहाँ गई घर? कहाँ पे है घर? यहीं पे। पल्लव का भी है। श्रेया तो अच्छे नंबर नहीं ला रही हो, तुम तो स्कूल की टॉपर हो, 20 नंबर आने कैसे टॉपर होंगे? कुछ वीडियो घर में देखे ज्योति, देखे थे? होगा ये सिर्फ एक्सरसाइज आएगी, पूरा नहीं आएगा। पूरा चक्कर करवाया जाएगा। बीच में तो उसके लिए MCQ अलग से तैयार करा है। That is educating the nation, civilizing the native and educating the nation. अब देखिए कुछ चीजें हमने देख ली थी कि वो किसने रिपोर्ट सबमिट की थी कि बिहार के स्कूल्स कैसे हैं। विलियम मैडम। ठीक है। सो आफ्टर दैट न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स वर देयर। इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया तो उसमें फिर सबकी इक्वल फीस हो गई, सेम फीस हो गई। ठीक है, इसी तरीके से फुल अटेंडेंस चाहिए होती थी और फिक्स्ड सीट्स होती थी। ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, एनुअल एग्जाम्स थी और टेक्स्ट बुक्स भी थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का उस समय इन्वेंशन हो चुका था। सो पाठशाला जिसने अगर मान लीजिए इसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसको ग्रांट मिला। ओके, नाउ द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन, पूरे नेशन ने कैसे एजुकेशन लेनी थी, इसके लिए अब एक कोई एजेंडा बनना था, रूपरेखा तैयार होनी थी। यहाँ पर बगल में आप देखिए ये अरबिंदो घोष का नाम क्यों दिया गया है, व्हाट डज इट मीन? सो इन बॉम्बे अरबिंदो घोष स्टेटेड दैट द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। तो नेशनल एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि नेशनहुड की अवधारणा है, क्योंकि उस समय फ्रांस और सब जगह क्या चल रहा था, रिवोल्यूशन चल रहा था, आंदोलन हो रहा था कि हम एक नेशन है। तो इंडिया के लिए भी अरबिंदो घोष एक बंगाली थे, उन्होंने क्या बताया कि ऐसी हो नेशनल एजुकेशन जिससे हमें नेशनहुड आ जाए। समझ में आई बात कि नहीं? वो सबको लेके चले, कहीं का भी कोई पढ़े उसे पूरे भारत की जानकारी मिले, उसके लोकल की नहीं जानकारी मिले, पूरे इंडिया की जानकारी मिले, ऐसा बताया गया। Aurobindo Ghosh emphasized that although the students should remain connected to their own roots,
they should also take fullest advantage of modern scientific discoveries and western experiment. हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, हम ये नहीं है जो हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो भी सीखें, साथ में इंडिया की डाइवर्सिटी भी सीखें, और जो वेस्टर्न एडवांसमेंट है और जो साइंटिफिक इन्वेंशंस नहीं हो रहे उन सबको भी सीखें। तो ये एक अच्छी पहल थी, इनकी सोच अच्छी थी। Moreover, the student should also learn useful craft so that, और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए स्कूल में कि कोई एक ऐसी चीज़ सिखा दी जाए, चाहे शू मेकिंग सिखा दी जाए, चाहे बास्केट मेकिंग की, आगे चल करके हम उसको खुद कर सकें। एक स्किल जरूर डेवलप होनी चाहिए। तो स्कूल में कुछ ऐसा जरूर हो कि जिसमें हम एक अपना घर का कोई कॉटेज इंडस्ट्री बना सकें, खिलौना बनाना, टॉय बनाना, शू मेकिंग, या कोई ऐसी चीज़ हो जो हम खुद कर सकें। अगर हम कई बार ये नहीं हो कि हम बर्डन बने गवर्नमेंट पे कि हमें गवर्नमेंट सर्विसेज दो, तो इतने लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं दी जा सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स तो थोड़े ही होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, तो थोड़ी हो सकते हैं कि गवर्नमेंट उतनी सैलरी कहाँ से दी जाएगी। हमारी सैलरी से ही तो गवर्नमेंट के सैलरी देती है, और सब चाहे हम ही को सैलरी मिले तो फिर उनको सैलरी कौन देगा? हम लोगों के टैक्स से ही तो सैलरी बनती है। नाउ द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, तो क्या होना चाहिए द एजेंडा? अब इसको डिस्कस किया जाने लगा। एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, तो क्या एजेंडा का मतलब होता है रूपरेखा, कि किस तरीके से चॉक आउट किया जाए प्रोग्राम में, कैसे दें। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी थिंकर्स, जैसे आपको नाम बताया गया, अभी किसका नाम बताया गया? अरबिंदो घोष। सिर्फ भारत की शिक्षा के बारे में बाहर वाले ही नहीं सोच रहे थे, जबकि इंडियंस भी सोच रहे थे, इंडियन नेटिव्स। उनमें एक नाम किसका आता है? अरबिंदो घोष। तो उन्होंने भी सोचा। इसके अलावा नाउ the developments in Europe, some Indians felt that Western education would keep modernized India. They argued that British to open more school, college and university and spend more money. ऐसा तो वो भी सोचते थे। और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का तो कुछ और ही मानना था। उनका क्या मानना था, पहले दोनों को ध्यान से सुनो, फिर बताना डिफरेंस दोनों में क्या है, ठीक है? तो महात्मा गांधी क्या सोचते थे? महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट द कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। जब से ये मैकाले की शिक्षा नीति आई है और जब से ये वुड्स डिस्पैच भेजा गया है, तो वो ये सोचते थे ऐसा करने से वो अपने यहाँ के कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने तो बता दिया था मैकाले ने कि उनकी एक जो किसी लाइब्रेरी का कपबोर्ड है वो ज़्यादा बेहतर है भारत के संपूर्ण साहित्य से, बोल दिया था कि नहीं? तो महात्मा गांधी सोचते थे इट इज़ नॉट गुड, इट मेक्स देम सुपीरियर एंड मेक्स अस इंफीरियर। हमको छोटा बनाता है और उनको सुपीरियर बनाता है, ये फीलिंग अच्छी नहीं है। बिकॉज अवर कल्चर वॉज 5000 ईयर ओल्ड। ये मोहनजोदड़ो हो चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, ये इंडस सिविलाइजेशन है, ये सब इतने पहले के सिविलाइजेशन और कहीं नहीं है। ये यहाँ की सभ्यता सबसे पुरानी है, और दूसरी इजिप्ट की, जो नाइल रिवर है ना, उसके पास पिरामिड्स जो मिलते हैं। सो दीज आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। तो यूरोप तो बाद में हुआ, तो वो हमें कैसे सिविलाइज करेगा? वी आर हैविंग द एपिक्स, वी आर हैविंग द ग्रेटेस्ट लिटरेचर विच हैज ऑलवेज एनलाइटेंड द कंप्लीट वर्ल्ड, जिसने हमारे साहित्य ने पूरे विश्व को प्रकाशित किया, और अब वो हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है। इससे हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी आएगी। Though they are doing inventions, though they are scientifically advanced, but our culture, it should not be hampered. इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हम उनसे साइंस सीखने को तैयार हैं। तो ऐसा महात्मा गांधी ने इसमें देखिए लिखा है। So it is sinful. There was a poison in this education. अगर हम ऐसा इनका पढ़ते रहेंगे, they destroyed the pride of our culture. जो उनकी एजुकेशन थी उसने हमारे यहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड नाउ इट वॉज सिंफुल, इट एनस्लेव्स इंडियन, ये लोगों को गुलाम बनाता है। इट कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम। नाउ चार्म्ड बाय द वेस्ट एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग, इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल।
अगर ऐसा होता रहा तो ये मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी यहाँ के लोगों को बोलेगी ब्रिटिश ही बहुत अच्छे, इन्हीं का रूल रहने दो, इंडियंस आर इन्फीरियर। वो अपने भाई बंधुओं को ही गलत बोलने लगेंगे। अगर थोड़े दिन और पढ़ लिए तो वो भी नहीं चाहेंगे ब्रिटिश रूल जाए, क्योंकि वो उन्हीं का पढ़ रहे हैं कल्चर, तो वो उसी में थोड़ा बहुत भी अगर एडवांस हो गए तो आगे बढ़ जाएंगे। तुमने ये देखा भी था पिछले चैप्टर्स में कि जब ब्रिटिश आए थे तो जो यहाँ के लोग थे वो दुआ सलाम ठोक रहे थे आंखें बिछाए हुए, उनकी जो वो रोब्स थे, जो ड्रेस थी, उनको देखते हुए, या उनका पहनावा था, या उनके हाथ में जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स थे, उनसे यहाँ के लोग प्रभावित हो गए थे। तो इन महात्मा गांधी ने सोचा ये ठीक नहीं। तो जो नेशनल मूवमेंट उस समय चल रहा था एट पैरेलल, फिर वो हैम्पर होता था उनकी इस एजुकेशन पॉलिसी से। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। हमको इंग्लिश नहीं चाहिए, और जो इंडियन लैंग्वेज है या वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो जहाँ की हो तमिल वाले तमिल में पढ़े, तेलुगु वाले तमिल में, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड रेदर देयर ओरल नॉलेज। वो हमको ये तो सिखा देती है रीड करो राइट करो, बट वो हमको कोई स्किल नहीं दे पाती है। हम स्कूल से जब निकलेंगे देन इट डज नॉट मेक अस टू अल्टीमेटली बियर द लिवलीहुड ऑफ आवर फैमिली। हम अपने परिवार की जीविका कैसे चलाएं, सो हाउ कैन बी यूजफुल फॉर आवर सोसाइटी, ये भी नहीं बताती है। सिर्फ हमको सिखा देगी लिटरेचर, पढ़ना लिखना सिखा देगी, लिटरेट बना देगी, साक्षर बना देगी, तो इससे कोई फायदा नहीं है। और जबकि भारत के लोग उस समय गरीब थे, तो इन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया, दैट इज एन एजुकेटेड पर्सन ought टू डेवलप ए पर्सन्स माइंड एंड सोल। उसकी आत्मा में विकास होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी विकसित होनी चाहिए। सिर्फ लिटरेचर बना के और किताब का ज्ञान कराने से कुछ नहीं होगा, ऐसा ही सोचते थे। सो एंड पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। वो तो स्किल और क्राफ्ट पर जोर दिया कि हर एक को क्राफ्ट की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। नाउ लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एन एजुकेशन। हम अगर साक्षर हो गए, हमें चिट्ठी लिखना आ गया, तो क्या ये एजुकेशन है? इफ वी डू नॉट नो आवर सेल्व्स कि हम क्या हैं, तो या हायर हमारे मोटिव्स ना हो, मोरल्स ना हो, तो फिर क्या एजुकेशन के कोई मायने हैं? सो अगर हम मान लीजिए लिटरेट होके करप्ट हो गए, तो उसके कोई मायने, बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह करप्ट हैं, तो फिर उसका कोई मतलब होगा? बहुत सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब क्या हमारे अंदर मोरलिटीज़ भी तो होनी चाहिए कि नहीं? तो ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर कैसे देखते थे इस चीज़ को? नाउ महात्मा गांधी ने तो अपने मूवमेंट में ये भी बता दिया था, असहयोग आंदोलन, दैट इज कि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, उसमें सबसे कहा था इनके स्कूल छोड़ दो, तो सब लोगों ने छोड़ दिए थे। इवन टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया था, बच्चों ने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ छोड़ दी थी। लेकिन थोड़ी दिन बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही वापस ले लिया, तो फिर से सबने ज्वाइन कर दिया। तो कुछ लोग कॉपरेट करने लग गए, तो जब उन्होंने देखा कि 10-5 लोग कॉपरेट कर रहे हैं, बोले ये असहयोग आंदोलन काम नहीं कर रहा, 5 लोग कॉपरेट कर रहे हैं, चलो वापस। इसका देखो, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। महात्मा गांधी ने लिखा, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। जो हमारे अंदर सबसे अच्छा है उसको जो आउट कर दे, ब्रिंग आउट कर दे, नर्चर कर दे, वो एजुकेशन है। हमारे अंदर का बेस्ट, जैसे तुम डांस में बहुत अच्छी हो, तो तुम्हारे अंदर ऐसी सभ्यता विकसित की जाए, तुम्हारी बात करें चाहे सृष्टि की बात करें, तो ऐसा कुछ विकसित किया जाए कि तुम टॉपर बन जाओ, या तुम पेंटिंग, तो व्हाट इज द बेस्ट इन यू। अगर तुम फिलोसफी में अच्छी हो तो तुम्हारे अंदर वही चीज़ हम सप्रेस ना करें। व्हाट इज योर ज़ील, जो तुम्हारा उत्साह है उसको हम सप्रेस ना करें। व्हाट इज बेस्ट इन यू, इट शुड बी ब्रिंग आउट टू द सोसाइटी। क्योंकि हर एक का नेचर अलग है। गुलाब को कहो कि गुड़हल की तरह खिल जाए, और गुड़हल को गेंदे की तरह खिल जाए, तो ना वो खुद खिल पाएगा ना गेंदा बन पाएगा। तो ये जो तरह तरह के फूल हैं, दे शुड ब्लूम ऑन देयर ओन। जैसे वो वैसे ही विकसित होने चाहिए, उनमें सप्रेस नहीं करना है। एजुकेशन का ये मीनिंग होना चाहिए कि सबको एक ही मोल्डिंग ना करें, एक ही सांचे में सबको नहीं डालो कि सब डिसिप्लिन हो जाओ, सब ऐसे हो। कुछ कला में जीना चाहते हैं, कुछ स्वच्छंदता चाहते हैं, कुछ उसमें कविता भी चाहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, टीचर को परखना पड़ेगा। इट शुड नॉट बी टीचर सेंट्रिक,
इट शुड बी पीडियो सेंट्रिक, इट शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक। हमारी एजुकेशन किस पर बेस होनी चाहिए? स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी क्या बच्चों की भागीदारी है जो क्लास चल रही है। अगर बच्चे सिर्फ श्रोता ही हैं तो फिर वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो टीचर को ये परखना होगा और उनको उसमें पार्टिसिपेट कराना होगा, तब तो बात बनेगी। ऐसा कहा उन्होंने, ये अच्छी चीज़ है। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, नॉट इवन द बिगनिंग। कितनी बड़ी बात। उन्होंने कहा साक्षरता तो एजुकेशन की शुरुआत भी नहीं है, अंत तो कहना बहुत दूर की बात है। लिटरेसी मीन्स ओनली टू, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो एक अल्फाबेट, उसको पढ़ना लिखना मात्र ही लिटरेसी। उतने कोई तो हम लिटरेसी रेट भी कहते हैं कि जिसको चिट्ठी लिखना आता है वो लिटरेसी रेट में आ जाता है। Now, it is only one of the means whereby men and women can be educated. Literacy in itself is not education. It would therefore begin the child's education by teaching it handicraft सिखाओ और enable to produce since beginning। जब से वो आता है स्कूल में तब से वो कुछ बनाना सीखे, उसी दिन से हैंडीक्राफ्ट आवश्यक। इसीलिए तो प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है आप लोगों से कि कुछ न कुछ एक हुनर आ जाए। I hold that the highest development of mind and the soul is possible under such a system of education. Only every handicraft has to be taught, not merely mechanically। सिर्फ इसलिए ना सिखाएं कि वो बस जान जाए कि हैंडीक्राफ्ट ही है, उसके पीछे की साइंस भी बताई जाए कि अल्टीमेटली वो और कुछ अपने माइंड से और भी चीज़ें जनरेट कर सके। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? टैगोर वाज ए वर्सेटाइल। तो टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो नोबेल प्राइज भी उनको मिला है, ठीक है कि नहीं? तो मैनी ऑफ यू में हैव हर्ड ऑफ द शांति निकेतन। वो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज यानी 1 करोड़ का प्राइज होता है, और ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडन के जो थे उनके द्वारा दिया जाता है। इन्होंने ही ये जो एटम बम या डायनामाइट का आविष्कार किया, तो उनके नाम पे उन्होंने देखा कि ये बड़ा दुनिया के लिए डिवास्टेटिंग है, दुनिया को ख़त्म कर देगा। उन्होंने कहा कि हमारा जितना भी पैसा इसमें लगा है, अब मैं आगे ये काम नहीं करूँगा, अब दुनिया की शांति के लिए काम करूँगा। और सारा पैसा उन्होंने बोला जो दुनिया में शांति के लिए काम करेगा उसको ही दिया। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। इन्होंने कलकत्ता में शांति निकेतन खोला और खुद पढ़ाते थे। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अलग अलग कैडर के बच्चों को अलग अलग क्लास में बैठाते थे और सब चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। देखो किन किन चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। सो इट इज़, वो शुरू से ही स्कूल गए ही नहीं। उन्होंने देखा इट इज़ सो सफोकेटिंग टू गो टू स्कूल, वहाँ डिसिप्लिन में बैठना है। उनकी कभी ऐसी आदत ही नहीं रही कि वो ऐसा कर सकें। वो बंधन में खुद भी बंधना नहीं चाहते थे। सो उन्हें एक जेल की तरह लगता था। He could never do that, he felt like doing it. So while other children listen to teacher, तो इनका माइंड हमेशा अलग रहता था। तो स्कूल डेज में फिर इन्होंने मन में तभी से सोच लिया था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, स्कूल जैसी तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप ए स्कूल वेयर चाइल्ड वाज हैप्पी, could be free, could be creative and explore own thoughts and desire। तुम्हारे अंदर जो है वो एक्सप्लोर हो, उससे पता चले। इसी पर एक मूवी भी बनी थी तारे जमीन पर कि हमारे अंदर क्या है वो चीज़ एक्सप्लोर हो जाए। नाउ चाइल्डहुड ऑट टू बी ए टाइम ऑफ सब। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे आप देख लीजिए कि थॉमस अल्वा एडिसन था, तो उसको बता दिया गया था कि तुम्हारा बच्चा जो है, उसकी मौसी थी, आंट थी, कि इडियट है, ये कुछ पढ़ता लिखता नहीं है। तो मौसी ने कहा नहीं, मेरा बच्चा इडियट नहीं है। और 5th में ही वो स्कूल से ले आई, बोले तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम इडियट नहीं हो। तो उसने घर में ही पढ़ा और सबसे ज़्यादा 2000 इन्वेंशन किए। हम तो एक ही दो जानते हैं कि स्टीम इंजन, 2000 पेटेंट उसके नाम से, थॉमस अल्वा एडिसन। और इसी तरीके से बहुत और भी नाम हैं जो आप आगे चल के पढ़ोगे तो उसमें कई नाम है। जैसे माइकल फैराडे, वो 7th तक ही पढ़े थे। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट ये सब स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि वो एक डायरेक्शन में सोचते थे। उनसे कहते तुम सिविक्स भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, तो उन्हें उलझन लगती है। कहते ये सब हम क्यों देखें, जो मेरा फोकस ऑफ इंटरेस्ट है। और फिर उन्होंने नाम भी किया। अगर ऐसे ही हम लोगों को भी किया जाए तो हम देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। न्यूटन ने ही कितना कंट्रीब्यूट किया। तो वो जो ऐसे सोच वाले होते हैं वो सब तरफ नहीं पढ़ना चाहते हैं कि जैक इन ऑल ट्रेड्स बट, है ना, जिल ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन। सब में थोड़ा थोड़ा जानते हैं लेकिन किसी में मास्टर नहीं। तो वो किसी काम का होगा? वो बस समाज के लिए में एक अच्छे व्यक्ति बन सकेंगे। लेकिन ऐसे बच्चों को भी कंडम नहीं किया जाना चाहिए जो एक सब्जेक्ट में बहुत तेज है। उनका अलग से एक ऐसा मास्टरी करना चाहिए। तो स्कूल में ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं? दे माइट बी द पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। वो पता नहीं देश के लिए क्या कर ले।
सो टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव, ये सब टीचर को समझना होगा। अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, वो जो चाहता है, ये नहीं कि टीचर को ये अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम टॉपिक ही बदल दो। Now, Tagore was the view that the creative learning could be encouraged only within a natural environment. उन्होंने सोचा कि नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ना चाहिए, तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर गांव में उन्होंने स्कूल खोला और वहां नाम रखा शांति निकेतन। He saw it abode of peace, जहाँ पर वो एक ऐसा घर था, abode का मतलब घर होता है, जहाँ सब लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहते थे, खेतों में घूमते थे बच्चे, वहीं पर टहला कर पढ़ाया जाता था। जैसे उसमें वो एक टीचर एक पिक्चर में आया था कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये है अपना राजपुताना, ये है देखो लाल किला। ट्रेन में घुमा रहा है बच्चों को और सब दिखा रहा है, पूरा भारत घुमा रहा है। तो देखा वहां पे जब वापस आया तो उसके बच्चे सबसे तेज हैं। तो वो ऐसे नहीं पढ़ाता था क्लासरूम में, टीचर बच्चों को ले जाता था ट्रिप में, सब कुछ दिखा के लाता था। तो फिर ऐसा भी किया गया। तो वैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि नेचर में बैठ के पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें नेचर के बारे में ज्यादा पता चलेगा। इन मैनी सेंस द टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो रविंद्रनाथ के यहाँ सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र जानते हो ना अपने बारे में, हु एम आई, जब ये क्वेश्चन उठने लगे यहीं से दर्शन शास्त्र इसका जवाब देता है। इन मैनी सेंस, तो ये सारी चीजें होने लगी। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी होना चाहिए। इवन जब आइंस्टीन भारत आए, आइंस्टीन सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक है, इवन न्यूटन से भी बड़े, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने गए। उनकी फोटो आज भी आप यूट्यूब पे कहीं पर भी देखिए, आइंस्टीन विद रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने गांधी जी से मिलना प्रीफर इतना नहीं किया, लेकिन जो टैगोर थे वो नोबेल थे, नोबेल जीनियस है। जब हम उनकी बहुत कौन सी हैं जो काव्य हैं बहुत अच्छे हैं, आनंद मठ और भी कई हैं, तो उनको पढ़ेंगे तो गीतांजलि है। और यहाँ उन्होंने 3 देशों का राष्ट्रगान बनाया। तुम क्या सोचते हो, भारत का ही बनाया? भारत का भी बनाया, हाँ, और बांग्लादेश, 3 देशों का राष्ट्रगान उन्होंने। So many individuals and thinkers were just thinking about the way a national educational system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by British and felt, कई चाहते थे कि ये सिस्टम ठीक नहीं है मैकाले वाला। Others argued the alternative system to be created. That debate about this, that national education कैसी होनी चाहिए, ये सब लोग डिबेट कर रहे थे, लेकिन ये सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो पूरी तरीके से ब्रिटिश से प्रभावित थी। आप देखें कि कांग्रेस के कोई लीडर को न लाठी पड़ती थी, सिर्फ जेल में रख दिया जाता था, बाहर निकाल देता था, शहीद दूसरे लोग ही होते थे। तो आज तक भी वही एजुकेशन चल रही है, क्योंकि 75 ईयर से कांग्रेस ही है। तो अब ये बात उठने लगी है कि इस शिक्षा पद्धति में तो हमारा कहीं गौरव ही नहीं है। ये इतिहास तो ऐसा शुरू होता है कि मुगल से ही शुरू होता है और अंग्रेजों पे खत्म होता है। हम कहाँ हैं यहाँ पे? हमारा 5000 साल का हिस्ट्री कहाँ है? तो इससे हमें कभी पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम क्या हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि ऐसी होनी चाहिए विच ब्रिंग्स आउट द प्रेस्टीज ऑफ आवर कंट्री। और धीरे धीरे वो बात जब आगे उठ रही है, उसी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे विश्व गुरु के रूप में डेवलप भी हो रहे हैं। हमने इसमें काफ़ी हद तक सफलता पा भी ली है। वर्ल्ड इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग इंडिया एज ए की प्लेयर ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। तो वैश्विक राजनीतिक मंच में वो हमको एक मुख्य भूमिका के रूप में देखती भी है। यही है कि नहीं पूरा विश्व? ना इसके क्वेश्चन आंसर करें। एक और चीज थोड़ी सी बची हुई है, एजुकेशन एज ए सिविलाइजिंग मिशन, थोड़ा सा और है। Until the introduction of Education Act, 1870 में एक एजुकेशन एक्ट आया, ठीक है? तो 1870 में वही वुड्स डिस्पैच आया होगा, कौन सा है वो, कब आया है वुड्स डिस्पैच? देखो 1854 में आया ना, तो लेकिन 1854 में आया, फिर उसके बाद एक एजुकेशन एक्ट बना, और उससे पहले मैकाले का भी था, वो 1835 में आया था, तो वो था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। और फिर एक यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये सिर्फ एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा नीति, ठीक है? तो
There was no widespread education for the population as a whole for most of the 19th century. Child labor being widely prevalent, poor children could not be sent to school. तो मतलब बाल मजदूरी थी, बच्चे स्कूल नहीं भेजे जाते थे, उनसे खेतों में काम लिया जाता था, ये सब चीज़ें होती थी। और इसके अलावा हाँ, प्रिवेलेंट का मतलब वही हावी थी। इट वाज, तुम जैसा कहते हो ट्रुथ विल प्रिवेल, अंततः सत्य की जीत होगी, रोजमर्रा की भाषा में बोलते हो कि नहीं, कि ट्रुथ विल प्रिवेल, आई विल प्रिवेल, हमारी ही जीत होगी लास्ट में। तो उसी तरीके से एट दैट टाइम व्हाट वाज प्रिवेलेंट, क्या चीज प्रिवेलेंट थी, मुख्यतः हावी कौन सी चीज थी, दैट इज चाइल्ड लेबर। ये सभी जोर शोर से था। और सेंड टू स्कूल, पेरेंट्स के पास पैसे ही नहीं थे कि बच्चों को फीस जमा कर सकें, ये सारी भी समस्याएं थी। और इसके अलावा द नंबर ऑफ स्कूल्स आर लिमिटेड टू दोज रन बाय चर्च और सेट अप बाय वेल्दी इंडिविजुअल, सिर्फ धनी लोग ही इसको खोल पाते थे। एंड स्कूल वर ओपन बाय गवर्नमेंट एंड कंपलसरी, जब ना 1870 में फिर एक ऐसी शिक्षा नीति आई जो कि अंग्रेजों ने बनाई और बोला कि बच्चों का स्कूल जाना कंपलसरी है। तो उसके बाद ये नीति आ गई है, बच्चों से काम नहीं लिया जाना है, चाइल्ड लेबर नहीं होगा और उनका स्कूल जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी तो बनाना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेटिंग, अभी भी जो चाइल्ड लेबर अपने बच्चों से काम कराता है, अगर सरकार को पता चल जाए तो माता पिता को उसमें कारावास भी हो सकता है। अपने बच्चों से काम नहीं लेना है, गरीब को भी नहीं लेना है। जब वो तुम्हारे बच्चों को मिड डे मील भी दे रहा है, खाने को भी दे रहा है, रोज 1 रुपए भी दे रहा है, और साथ में किताबें दे रहा है, ड्रेस दे रहा है, फीस भी नहीं ले रहा है। सरकारी स्कूलों में क्या है, सिर्फ तुम अपने इस बच्चे को वहाँ छोड़ आओ, कुछ नहीं करना, तुमको तुम्हारे बच्चों को खाना भी नहीं देना है, वहीं खाना मिलेगा। तो मिड डे मील यहाँ पर जितने भी हमने पढ़ाया भी है, बीएड कर रहे थे, तो मिड डे मील की गाड़ी आती है, सब बच्चों को खाना भी दिया जाता है, 1 रुपए भी दिए जाते हैं रोज। इतना जब सब कुछ कर रहा है तो फिर तुम उससे काम लो, तो क्या ये अच्छा है? तो ये अच्छा नहीं, बच्चों की जो पढ़ने की उम्र है उसमें तो उसे पढ़ने देना चाहिए। तो इसलिए अभी ये क्राइम हो गया है कि चाइल्ड लेबर नहीं कराना है, बच्चों को पढ़ने भेजना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स was Thomas Arnold, who became the headmaster of private school Rugby, favoring a secondary school curriculum which had a detailed study of Greek and Roman classics, and written 2000 years earlier. He said, तो उन्होंने एजुकेशनल थिंकर हैं जो मतलब एक तरीके से शिक्षा के विचारक हैं, वो ऐसा सोचते हैं उनके बारे में। तो वो थॉमस अर्नोल्ड क्या सोचते हैं, जिन्होंने ग्रीक और रोमन क्लासिक के बीच में ये जैसे बहुत सारी नॉवेल्स लिखी जाती हैं, ये सब क्या होती हैं, रोमन्स लोग पहले ऐसे करते थे, बहुत सारे होते नहीं है नॉवेल, तो ये सब रोमन कल्चर में आता है। तो वो उन्होंने क्या लिखा कि it has always seemed to one of the great advantage of the course of study generally pursued in our English school that it draws our mind so continuously to dwell upon the past. हम हमेशा पास्ट में ही जीते रहते हैं, यही हमें वो बताते हैं कि हमें लगता है शिक्षा में हमको पास्ट का ज़्यादा सिखाया जाता है, जबकि हमको आगे का सीखना चाहिए, ऐसा वो बता रहे हैं। Every day we are engaged in studying the language, the history and thoughts of man, जो हमसे पहले हुए हैं, लेकिन वही दिन जो आज का दिन है कल वो पास्ट हो जाएगा, वो तो हिस्ट्री हो जाएगा, हर मोमेंट अब हिस्ट्री बनता चला जा रहा है ना। सो अर्नोल्ड फेल्ट दैट द स्टडी ऑफ क्लासिक डिसिप्लिन्ड द माइंड। इन फैक्ट मोस्ट educators of time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage and needed to be controlled. were naturally savage. उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति जो बच्चा पैदा होता है वो एक सैवेज है, वो जंगली होता है, और अगर उसे तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो उसको कंट्रोल कैसे करा जा सकता है, हम उसको पुराना इतिहास पढ़ाएं कि हम क्या थे और कैसे कैसे सब हुए हैं, तो फिर तभी वो कंट्रोल होगा। इसलिए उन्होंने कहा हिस्ट्री जरूरी है। नाउ to become civilized adult they needed to understand society notions in what is wrong, what is right, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर। इसके लिए सिविक्स पढ़ाई जाती है। एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन्स देयर माइंड वी मीन टू गाइड देम टू पाथ। कैन वी सजेस्ट हाउ सच आइडियाज माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड थिंकिंग अबाउट एजुकेशन। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमको एक सैवेज से सिविलाइज्ड बना सके, जंगली से एक अच्छा बना सके। तो ये चीज़ है।
जैसे कुछ चीजें ये भी बताई गई हैं कि जैसे एक एल्मे नाम का लड़का था, तो वो जंगल में ही रहता था, उसको कभी पढ़ाया लिखाया नहीं गया। और जैसे मोगली नाम की तुमने कहानी सुनी है, तो उसी तरीके से एल्मे नाम का लड़का, इस पर जो बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, मनोविज्ञान है, तो उसको लाया गया और एक चिंपैंजी को लाया गया। चिंपैंजी को केला ऊपर टांग दिया गया, तो वो 2-3 घंटे इधर उधर देखता रहा। बगल में वो डिब्बे कार्टून पड़े थे, प्लास्टिक के रखे गए थे। तो फिर 2-3 घंटे बाद वो वहां से लाता है कार्टून, एक के ऊपर दूसरा रखता है, फिर चढ़ता है और फिर उस केले को उतार पाता है। जबकि जो एल्मे है वो, उसको कभी कुछ पढ़ाया नहीं गया, लेकिन वो आते ही उसमें ये योग्यता थी कि वो तुरंत ही कार्टून लाता है। तो उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें जो हम बच्चों को बताते हैं वो उनमें पहले से ही विकसित हैं, उनको वो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट करके देने की ज़रूरत है। और उनसे ही जिसको हम लोग आज कहते हैं तर्क शक्ति परीक्षा, जो इस तरीके के नहीं होते हैं कि एक एरो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो अब किधर घूमेगा, दैट इज ए लॉजिकल टेस्ट नहीं दिया जाता है बच्चों का, रीजनिंग। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि रीजनिंग कर करके दें, क्वेश्चन पुट अप करें और फिर ये पता करें कि वो उसे कैसे हल करते हैं, तो उससे उनके माइंड का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा नहीं कि शिक्षा हमें आगे बढ़ाती है, हम पर्याप्त रूप से जानवरों से आगे हैं और हम कई चीज़ें उनसे बेहतर कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमें पढ़ाया नहीं जाएगा तो हम पशु होंगे। वी आर बेटर एंड आवर माइंड हैज़ इवॉल्व। क्यों इवॉल्व हुआ है? क्योंकि जो सीधा चल रहा है, जिसका माइंड ऐसा है, वो कम सोच पाता है। जैसे गाय, जो थोड़ा सा ऊंचा है, जैसे चिड़िया, वो बोल लेती है। जो थोड़ा सा और जिसका ऊंचा हुआ घोड़ा, वो बहुत वफादार है। जिसका सर जो बिल्कुल सीधा हो गया, चाहे बंदर हो गया, मनुष्य, जिसके सर में सबसे कम ब्लड पहुंचता है, वो सबसे अच्छा ही वर्ल्ड है। सांप को उल्टा कर दो तो मरा है, क्योंकि सर में खून चला जाता है। हम भी शीर्षासन करने लग जाएं तो शीर्षासन के समय हम सोच नहीं सकते हैं। जब माइंड में जितना ज्यादा ब्लड जाएगा, दैट इज द लेस कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। तो जिसका सर जितना सीधा हो गया वो उतना ज्यादा इवॉल्व हो गया। और दूसरी चीज कि हमारे अंदर एक और भी एबिलिटी आ गई कि हमारा थंब क्रॉस में, ये सबसे बड़ी जीत हो गई। तो इसकी वजह से, और जबकि बाकी का ऐसे था वो पकड़ नहीं पाए, ग्रिप नहीं कर पाए, किसी भी जानवर का क्रॉस में नहीं है, तो इसने हमको मनुष्य बनने में बहुत मदद की। हम चीजों को पकड़ना, हमने 2 लिम्ब का यूज चलने में कर लिया और 2 लिम्ब से पकड़ने में और दूसरे काम करने लग गए, और जबकि दूसरे पकड़ने और ग्रिप करने में कभी सफल ही नहीं हो पाए। तो एक हमारा ये एक फायदा ये है कि सर ऊपर है और दूसरा फिंगर ऊपर। नाउ दैट इज, इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं है, एजेंडा है। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। सो पहला मैच करो। तो आप क्या सोचते हैं इसमें विलियम जोन्स का क्या योगदान है? विलियम जोन्स, सो एंशिएंट कल्चर, ये बात सही है। रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर, क्या सोचते हैं? ये सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। So learning in a natural environment. Next is Thomas Macaulay का education. Thomas Macaulay. Promotion of English education. Next is Mahatma Gandhi. Critical for English education. Critics आलोचना करते थे। क्रिटिक्स नहीं होता कि किसी चीज की निंदा करना, क्रिटिसिज्म, बुराई करना। तो इन्होंने क्या किया? क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो इसका मतलब है बुराई या निंदा, ब्लेम। पाठशाला,
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सो जेम्स मिल वाज ए, इसमें ट्रू फॉल्स, दैट इज सिवियर क्रिटिक ऑफ, मतलब क्या वो ओरिएंटलिस्ट को मानता था, पूर्वी सभ्यता को, हमें क्रिटिक है. ये तो ट्रू लग रहा है. आपके फॉल्स भी पूछ रही है. एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि आंटियाँ कर रही है. सो दैट इज civilizing the natives. Question answers. Civilizing the natives. Solution. इसका आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है. जेम्स वाले का तो इसमें लिखा है ऐसा. वो तो क्रिटिक करते ही थे ना, तभी तो उन्होंने बताया था कि एक हिंदू युग है और एक मुगल है और एक इंग्लिश. सबसे पहले चैप्टर में बताया था कि नहीं. और अभी हमने देखा भी था कि जेम्स और ये दोनों ही, जेम्स मिल और मैकाले दोनों ही बुराई करते थे ना ओरिएंटलिज्म की. सो इसलिए ये ट्रू ही है. अर्पित सेकंड कैसे क्या होगा. डिस्पैच ऑन एजुकेशन जो था इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज ए मीडियम. ये सही है कि ट्रू. सो दैट इज ट्रू. सी महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन. वो लिटरेसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे साक्षरता. वो स्किल से, स्किल होगी तो आदमी चला लेगा खर्च. आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए. सो ये फॉल्स है. और रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought to be subjected to strict discipline. वो तो नेचर में रखना चाहते थे, खुद ही वो डिसिप्लिन के अगेंस्ट थे. उनको प्रिजन लगता था स्कूल, तो वो फिर कैसे हो सकते थे. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Why did William Jones feel the need of study Indian history, philosophy and law? विलियम जोन्स जो शुरू में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो विलियम जोन्स से शुरू किया था. वो चाहते थे कि भारतीयों को यहीं का पढ़ाया जाएगा तो ब्रिटिशर्स की वो रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारा कल्चर पढ़ाना है. तो यही चीज हमें लिखनी है. सो विलियम जोन्स came to represent a particular attitude towards India. He shared a deep respect. तो लिखिए कि विलियम जोन्स had a deep respect for ancient culture. इसके reasons are, देखो reasons क्या हैं. विलियम जोन्स has deep respect for Indian culture. इंडियन कल्चर था, ठीक है, एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर. वो कहीं के कल्चर को बुरा नहीं मानते थे. एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर. पहली तो ये बात थी. इसलिए इन्होंने कहा कि कल्चर नहीं बदलना है किसी का, नहीं तो वो अपना भी कल्चर भूल जाएगा. अगर कौवे को हंस की चाल चलाओगे तो ना खुद की चल पाएगा ना हंस की चल पाएगा. तो नेक्स्ट, Jones and Colebrook felt that India has attained its glory in the ancient past. So Jones और दूसरे थे Colebrook. इन लोगों ने सोचा कि Colebrook felt that अच्छा कोलब्रूक. ओके, कोलब्रूक उन्होंने सोचा दैट इंडिया हैज अचीव्ड इट्स ग्लोरी. उसने ग्लोरी तो पाई है इन एंशिएंट पास्ट एंड नाउ दे हैव फॉरगॉटन इट. अब वो उसे भूल चुके हैं. वी हैव टू रिमाइंड इट ओनली. एक यही चीज उन्होंने बताई. सो विच एंड दे हैव
for cotton, it's most of the part which is to be reminded them. उसे रिमाइंड कराओ. ठंड लग रही है क्या? नो सर. चलो. इसके अलावा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उन्होंने इंडियन फिलॉसफी, हिस्ट्री और लॉ, 3 चीज पूछी गई. भारत का इतिहास, भारत का दर्शन और भारत का लॉ. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? नाउ so Jones studied Hindu law और मुस्लिम लॉ. ऐसा उन्होंने क्यों किया? फॉर फ्यूचर एजुकेशन, क्योंकि आगे यही काम में आने वाला था. फॉर फ्यूचर एजुकेशन. By doing this, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश है वो गार्डियन बन जाएगा. ब्रिटिश वुड बी गार्डियन ऑफ इंडियंस. एंड इंडियंस एंड इंडियन विल रिस्पेक्ट ब्रिटिश. क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? कि भाई वो हमें हमारा ही कल्चर सिखा रहे हैं. सो इंडियंस विल रिस्पेक्ट ब्रिटिश. चलो अब लक्षिता, इसमें से एक पॉइंट बोलो, कोई भी 4 पॉइंट तक बैठ बोलो. Hindu and Muslims law and for future education. ठीक है, आप बताइए. देखो Sir, Jones and Colebrook think that the Indian past was very glorious, and the Indian were forgotten it, so they have to remind it by studying them. India has a glorious past and it needed to be reminded. और सिर्फ इनको फिर से याद दिलाने की आवश्यकता है. ज्यादा लिखने होता है इंडिया हैज अ ग्लोरियस पास्ट एंड इट नीडेड टू बी रिमाइंडेड. ठीक है, एक पॉइंट बोलो पूरा. William Jones has respect for Indian culture as well as Western culture. हाँ ज्योति. William Jones studies Hindu as Muslim law for future education. हाँ, 4 पॉइंट बोली दिया. William Jones respect Indian culture as well as Western culture. Second point, William Jones studied Hindu and Muslim for future education. मुस्लिम लॉ. Third, William Jones will become guardian by doing this and the Indians start respecting him. Fourth point, रिस्पेक्टिंग ब्रिटिश ना. हाँ. Jones and Colebrook thinks that Indian had achieved his glorious past, glorious history in ancient past. So And it is only needed to be reminded. चलो आगे देखते हैं. Next question है, why did James Mill and Thomas Macaulay think that European education was essential to Indians? तो ये दोनों ऐसा क्यों सोचते थे? सर क्योंकि उनको लगता था कि जो इंडियन एजुकेशन है वो बहुत outdated. सर इससे वो लोग civilized और uncivilized है वो एजुकेशन. ठीक है. So second question, James Mill was the strongest critic of Orientalist. James Mill जो है ओरिएंटल एजुकेशन, आपको मालूम है एशियन एजुकेशन. सो जेम्स मिल, पहला पॉइंट,
वॉज, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन था तो वो सिर्फ ब्रिटिश की हिस्ट्री ज़्यादा बताता था. सो वॉज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ, अगर तुम क्रिटिक मतलब अपोजर भी लिख सकते हो, अपोजर क्रिटिक करना भी लिख सकते हो. तो अपोजर ऑफ ओरिएंटलिस्ट. Now, Sir, second point, sir, the knowledge of East India was errorful and unscientific thoughts, and have unscientific thoughts. ईस्ट इंडिया, तो ऐसा क्यों बोल रही? तो ईस्ट इंडिया के बारे में ही तो नॉलेज ऑफ ईस्ट इंडिया के बारे में ये नहीं कहना कि उन्हें, ये तो सपोर्ट करेंगे ना. ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वे लोग भारतीय कल्चर को क्यों कंडेम करते थे. क्योंकि भारतीय कल्चर में बहुत सारे हाँ. अंधविश्वास थे, जैसे हाँ. चाइल्ड मतलब Yes, sir. चाइल्ड मैरिज. हाँ, so that is social evil were introduced and it is unscientific. They were thinking so. कि यहाँ का कल्चर कैसा है? Unscientific. ये सारी चीजें लिखे. So अगली बात, इंडियन कल्चर, दे थॉट, दोनों के बारे में कहा गया है, मैकॉले के बारे में भी. तो दे थॉट दैट इंडियन कल्चर, इंडियन ही नहीं, वो चूंकि अब अरेबिक कल्चर की भी बात आ गई ना, इंडियन और अरेबिक भी लिख सकते हो. तो कल्चर इज अनसाइंटिफिक and there are many social evils. In it, इसलिए वो चेंज करना चाहते थे. तीसरी बात क्या है? They thought we should not educate Indians to please them. हम उनको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाएं, उनको सर्वेंट बनाने के लिए. हाँ. तो they thought that Indians ये education should not be given Indians to please them. ऐसा भी लिख सकते हैं कि that we should not teach them to please them. हम इसलिए ना सिखाएं कि उन्हें खुश करना है, please them, but give such an education which has some practical use. But give such an education which is scientific and has practical use. इसलिए उनको पढ़ाना चाहिए, सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कराना चाहिए. और अगली बात मैकॉले ने क्या सोची कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड नॉट वेस्ट इट्स मनी इन हिंदू कॉलेज एंड मदरसा. ब्रिटिश कॉलेज इज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज वेस्टिंग मनी, ठीक है, इन हिंदू कॉलेज एंड मदरसा एंड गिविंग ग्रांट्स टू पाठशाला. ऐसा नहीं करना है. तो हमें क्या करना चाहिए, उसने क्या सोचा मैकाले ने? तो फोर्थ पॉइंट है, मैकॉले थॉट that they should not waste money in opening Hindu college and madrasas. तो मदरसा में नहीं होने पैसे बर्बाद करने. If English
taught to them, अगर उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराया जाएगा, is taught to them, they can learn some finest English literature. अगर इंग्लिश वो जान जाएंगे तो वो खुद ही हमारे यहाँ का पढ़ेंगे. Finest English literature. ऐसा वो सोचता था. As per their view, उनके अनुसार English is only a way to civilize people and make them good civil servants. उनके हिसाब से क्या था? English is only the way. English education लिख दीजिए. Education is only the way. वो यहाँ के लोगों को अनसिविलाइज्ड सभ्य मानते थे, ठीक है कि नहीं? Only the way to civilize people, remove social evils, and make Indians disciplined and good civil servants. Now, शौर्य कोई पॉइंट बताओ इसमें से. दो पॉइंट. was critic of Orientals. Or sir, they thought that Indian culture was आउटडेटेड. out. ठीक है, और बोलो कुछ. James Mill was a very strong critic of Orientalism. They thought that Indian culture is very unscientific and they have many social evil in them. They thought that we should not teach them to please them. We should taught them to teach We them. should teach them. We should teach them as a scientific reason and In a scientific manner. in a scientific manner and to remove social evil from them. And so Macaulay thought that we should not waste money in building Hindu college and madrasa. We should taught them English. After knowing English, they can read any English literature by them. And as per the view of them, English education is the only way to civilize the people, and it remove all English remove all the social evil that are in the Indian uncivilized people. And make them good civil servant. तुमने तो बहुत अच्छा बता दिया. ठीक है. Now आप भी कुछ बताओ. Sir, James Mill was a strong critic of Orientalists and they thought that the Indian and Arabic culture is unscientific. Macaulay thinks that the British government is wasting money in opening Hindu colleges and madrasas. Instead of they can use this money to taught them English language. To teach them, हाँ. And English language can क्या कर सकेगी, हाँ. इंग्लिश में क्या करेगी. then it can finish the social हाँ. events in Remove the social evil. ठीक है. हाँ, अदिति पूरा बताओ. Sir, James Mill was a severe critic of Orientalists. They thought that India's culture was unscientific and was of no practical use. They thought that there was no use to make college and madrasas as Hindu colleges and madrasas
they should be taught. So that they can be able to read the finest literature produced. Macaulay thought that it was a waste of money to open the madrasas and all. They thought that if they teach them English language, then they would be good servants of English, and they would be civilized and disciplined. Yes.